first unit, and you can see the name of the chapter is handling request. सो हमने पहले चैप्टर में ये डिस्कस किया कि सर्वलेट क्या है और कैसे उसको रन करते हैं, एंड व्हाट आर द जॉब्स ऑफ द सर्वलेट एटसेट्रा. ओके, नाउ टुडे in this chapter means we will be discussing what is request. Actually, in the first chapter we have discussed jobs of the servlet. Among these jobs of servlet, we came across one of the job of servlet is to read incoming request. Okay, हमने जो अलग अलग डिस्कशन किया कि भाई सर्वलेट के कार्य क्या है, उसमें एक ये भी कार्य था कि भाई सर्वलेट जो है वो क्लाइंट की इनकमिंग रिक्वेस्ट को पढ़ती है, उसको रिसीव करती है, आगे जाके उस पर क्या करना है ये सब डिस्कशन होता है, सॉरी उसमें प्रोसेसिंग होता है. तो बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत ही कम शब्दों में बता दिया आपको कि भाई आती हुई रिक्वेस्ट को प्रोसेस करती है या फिर आती हुई रिक्वेस्ट को सर्वलेट एक्सेप्ट करती है, प्राप्त करती है. लेकिन ये जो छोटी सी बात और छोटा सा शब्द है रिक्वेस्ट, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, और अगर डिस्कशन करने बैठे तो पूरे 5-10 घंटे भी कम पड़ जाए, इतना सब कुछ उसके अंदर हो सकता है. तो यहाँ पे हम इस सेकंड चैप्टर में पूरा डिस्कशन करेंगे रिक्वेस्ट के बारे में कि रिक्वेस्ट क्या हो सकती है, हम उसके साथ क्या कर सकते हैं, उसमें से कौन कौन से प्रकार की इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है और आगे जाके उसको हम किस तरह से उपयोग में ले सकते हैं. इसी तरह से जो हमारा थर्ड चैप्टर होगा ना, वो पूरा रिस्पॉन्स पे है. रिस्पॉन्स मतलब कि जो हम क्लाइंट को भेजेंगे, कौन कौन से अलग अलग प्रकार से हम सेंड कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम सही ढंग से रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में हमारा फोकस रहेगा इनकमिंग रिक्वेस्ट पे. ओके, तो फ्रेंड्स जब हमने सर्वलेट की लाइफ साइकिल को डिस्कस किया, सर्वलेट को डिस्कस किया, तो डू गेट डू पोस्ट ऐसी मेथड्स को हमने डिस्कस किया था. बता दूं आपको कि डू गेट और डू पोस्ट में जो सिंटैक्स है वो वेरी सिमिलर है. डू गेट में 2 आर्ग्यूमेंट रहती है, डू पोस्ट में भी 2 आर्ग्यूमेंट रहती है. डू गेट में पहली आर्ग्यूमेंट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, दूसरी आर्ग्यूमेंट HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट होता है. डू पोस्ट में भी यही होता है. तो जो पहली आर्ग्यूमेंट है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, वो एक्चुअली इनकमिंग रिक्वेस्ट का रेफरेंस है. वो क्या है? इनकमिंग रिक्वेस्ट का रेफरेंस है कि जो हमें रिक्वेस्ट देता है. तो वही HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, उसकी ही चर्चा हम यहाँ पे पूरे इस चैप्टर में करने वाले हैं, क्योंकि हमें जो भी रिक्वेस्ट मिलेगी, जिस स्वरूप में मिलेगी, वो उस पैरामीटर के जरिए मिलने वाली है. हैंडलिंग क्लाइंट रिक्वेस्ट, हैंडलिंग एंड रीडिंग फॉर्म डेटा, reading request headers, understanding headers, changing page, accessing CGI variables. ये सभी अलग अलग टॉपिक्स है कि जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में. हैंडलिंग क्लाइंट रिक्वेस्ट. As a web developer, we would always think how to handle a client's request. Most of the time we will be worrying about the client. हाँ, ये तो जब हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो एज ए डेवलपर हमारा क्या इंटेंशन रहता है कि क्लाइंट को हम सेटिस्फिकेशन दे, और उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है हम हमेशा करेंगे या चाहेंगे, वो है कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट जो आती है उसको हम रीड करें या उसको हम एक्सेप्ट करें, उसको रिफर करें, है ना. सबसे जो पहला प्राधान्य है हमारा वो होना है रिक्वेस्ट पे, और ये होना भी चाहिए क्योंकि हमें क्लाइंट ही तो है कि जो हमें पैसे दे रहा है काम के. As discussed in the previous unit, servlets are meant for servicing a client.
और ये हमने पहले यूनिट में भी डिस्कस किया कि सर्वलेट का उद्देश्य ही यही है कि क्लाइंट को सर्विस प्रदान करना। The very first thing that a servlet will do is waiting for a request. It can't generate any response in most of the case until a request is received. तो जैसा कि मैंने कहा शुरू में, सबसे पहला जो कार्य है जो सर्वलेट करेगी या जिसके लिए सर्वलेट तात्पर्य रहेगी, वो है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रीड करना। एज सुन एज रिक्वेस्ट अराइव्ड, इसको रीड करना है और उसके ऊपर और कार्यवाही करनी है। बट जब तक रिक्वेस्ट आती नहीं है तब तक सर्वलेट केवल वेट करेगी। हाँ, जब तक सर्वलेट के लिए रिक्वेस्ट आती नहीं है तो वो कुछ स्टेप्स परफॉर्म नहीं कर पाती ना, क्योंकि हमने कोडिंग ऐसा ही लिखा होगा कि रिक्वेस्ट आए, उसमें जो डेटा है उसको हम निकाल के कुछ प्रोसेस करें, फिर आगे जाके उस पे कुछ रिस्पॉन्स तैयार करके हम भेज दें। A request can be of any type. There are many ways of generating request. Also, we know that there are two types of request: implicit request and explicit request. रिक्वेस्ट किसी भी प्रकार की हो सकती है, कोई भी प्रकार का डेटा रिक्वेस्ट में आ सकता है। और हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि रिक्वेस्ट जो आती है उसमें दो तरह का डेटा होता है, या फिर रिक्वेस्ट ही दो तरह की होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट रिक्वेस्ट इज वन सच एज हैंडलिंग कुकीज। इम्प्लिसिट रिक्वेस्ट मतलब कि ऐसी रिक्वेस्ट, ऐसा डेटा कि जो ब्राउजर ने भेजा है सर्वर को, जिसके बारे में क्लाइंट को नहीं पता। और एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट है वो क्लाइंट की किसी एक्शन पे जनरेट होती है, जैसे कि क्लाइंट क्लिक करता है किसी फॉर्म, किसी लिंक में, क्लाइंट सबमिट करता है किसी फॉर्म को, या फिर डायरेक्टली वो एड्रेस बार में आपकी सर्वलेट का जो यूआरएल है, एड्रेस बार में आपकी सर्वलेट का यूआरएल, उसको टाइप करके एंटर की प्रेस करता है। इन सभी केस में आपकी सर्वलेट रन होगी, और यहाँ पे जो सर्वलेट रन हुई है, मतलब कि सर्वलेट तक रिक्वेस्ट पहुंची है, उसका कारण है क्लाइंट। क्लाइंट ने कुछ किया, क्लाइंट ने कुछ एक्शन ली, जिसकी वजह से ये रिक्वेस्ट जनरेट हुई है। Among them the most popular is submitting the form। देखो ये अलग अलग आपको मैंने ऊपर कुछ तरीके बताए कि रिक्वेस्ट इस तरह से जनरेट हो सकती है, लेकिन इसमें जो सबसे फेमस है कि जो आप ज़्यादातर केस में यूज़ करवाएंगे अपने क्लाइंट से, वो है सबमिटिंग द फॉर्म। मतलब कि ज़्यादातर केस में जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी हमारी, वो किसी न किसी फॉर्म के ज़रिए आएगी। मतलब हम फॉर्म बना के देंगे क्लाइंट को, उसमें वो डेटा एंटर करेगा और फिर सबमिट पे क्लिक करेगा। फॉर्म डेटा, एज वी आर ओके, तो ये यहाँ पे दो तरह की रिक्वेस्ट की बात की, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब कि जो ब्राउजर के द्वारा सेंड की जाती है, और एक्सप्लिसिट मतलब कि जो क्लाइंट की एक्शन से जनरेट होती है। देन फॉर्म डेटा, as we are the user of the internet, we mostly have seen the URL question mark some data in address bar of the browser। आजकल हम सभी इंटरनेट का यूज करते हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप के जरिए, तो कहीं ना कहीं हमने ये चीज देखी होगी कि ब्राउजर में जो एड्रेस बार होता है वहां पे ऐसा लिखा हुआ आता है, कुछ वेबसाइट का नाम होता है, फिर क्वेश्चन मार्क होता है, और फिर उसमें कुछ डेटा अपेंड किया हुआ होता है। तो इस प्रकार का डेटा हमने काफी बार देखा है। द पार्ट आफ्टर द क्वेश्चन मार्क इज नोन एज फॉर्म डेटा। तो जब आप इस स्वरूप का कोई यूआरएल देखते हो, यूआरएल पूरा जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है और उसके बाद कुछ डेटा होता है, इसे क्वेश्चन मार्क के बाद जो कुछ भी है उसको फॉर्म डेटा कहते हैं। कुछ टेक्निकल भाषा में उसको क्वेरी स्ट्रिंग भी कहा जाता है, क्वेरी स्ट्रिंग। लेकिन आप अभी हमने देखो पीएचपी फर्स्ट सेम में पढ़ा है, तो हमें पता है कि वो क्वेश्चन मार्क और उसके बाद डेटा, वो सब कुछ कब कब होता है कि जब हम किसी फॉर्म को सबमिट करते हैं तब।
जब हम किसी फॉर्म को सबमिट करते हैं तब जाके यूआरएल में क्वेश्चन मार्क लग जाता है और पीछे उसमें ये इस पूरा इस तरह का डेटा लग जाता है, जिसको हम क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं। The forms are the most common way to get information from a web page to a server side program. आजकल क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, क्लाइंट से रिक्वेस्ट डेटा लेने के लिए फॉर्म है वो मोस्टली यूज हुआ मैकेनिज्म है। ज्यादातर केस में हम फॉर्म के जरिए क्लाइंट से इनपुट लेंगे। The form data can be attached at the end of the URL for GET request or can be sent on a separate line when using POST request। देखो फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो फॉर्म में जो डेटा होता है वो सर्वर तक पहुंचता है दो अलग अलग मैकेनिज्म के जरिए मोस्ट ऑफ द केस में। या तो गेट मैकेनिज्म होता है या तो पोस्ट मैकेनिज्म होता है। अगर गेट मैकेनिज्म है तो क्या होगा कि क्लाइंट ने जो कुछ भी डेटा एंटर किया है वो डेटा यूआरएल में एपेंड होकर सर्वर तक पहुंचेगा। और अगर फॉर्म की सबमिशन मेथड पोस्ट है तो जो कुछ भी डेटा क्लाइंट ने एंटर किया है वो यूआरएल में अपेंड नहीं होगा, लेकिन वो अलग से भेजा जाएगा सेपरेटली। ये हम सब जानते हैं गेट और पोस्ट मेथड। देखो ये छोटा सा एग्जांपल दिया है आपको एक HTML फॉर्म का, और ये सब तो आपने PHP में भी फर्स्ट सेम में पढ़ा है और किया भी है। देखो यहाँ पे ये जो फॉर्म बनाया है उसको नाम दिया है form1.html। और जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में आपको प्रैक्टिकली सब कुछ बताया था कि हम HTML को कहाँ पे सेव करते हैं, तो ये फॉर्म है वो भी एक HTML का पेज है। इसको सेव किया है रूट फोल्डर के अंदर। कहाँ पे सेव किया है? रूट फोल्डर के अंदर। Form is saved in root folder of application। इस फॉर्म में केवल टाइटल रखा है फॉर्म फॉरम पोस्टिंग, फिर बॉडी में एक फॉर्म डिफाइन किया है। एक्शन, देखो यहाँ पे एक एक्शन भी दी है रीड फॉर्म, यहाँ पे एक्शन दी है रीड फॉर्म। फिर फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट्स है वो है एक इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इक्वल टू एफ नेम, साइज इक्वल टू 20। तो एक हमने यहाँ पे इनपुट एलिमेंट रखा है टेक्स्ट, जिसको नाम दिया है एफ नेम। और दूसरा जो एलिमेंट है वो है सबमिट बटन, सबमिट, उसकी वैल्यू भी सबमिट है। तो ये एक आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है HTML फॉर्म का। और इस फॉर्म को हम रन करवाते हैं, इसको हमने सर्वर में रखा है, तो रन करवाने के लिए हम क्या लिखेंगे? localhost:8080/form1.html। ठीक है। और जब ये फॉर्म क्लाइंट के सामने प्रस्तुत होगा तो क्लाइंट उसमें कुछ डेटा एंटर करेगा और फिर सबमिट पे क्लिक करेगा। और जब वो सबमिट पे क्लिक करता है तो यू कैन सी दैट जो यूआरएल था, यहाँ पे पहले जो यूआरएल था उसमें प्रश्न चिन्ह लग गया। हाँ, रीड फॉर्म भी आ गया। ये रीड फॉर्म जो आया है वो एक्चुअली क्यों आया है? क्योंकि हमने फॉर्म में एक्शन, यहाँ पे एक्शन हमने मेंशन की है रीड फॉर्म। ओके, तो जब भी कोई फॉर्म सबमिट होता है तो यहाँ पे एक्शन में जो यूआरएल लिखा होता है वो रन होता है। अगर एक्शन में कोई यूआरएल नहीं लिखा है तो क्या होगा? तो केवल यही पेज वही वहां पे रहेगा ब्राउजर में, जिस पेज में ये फॉर्म है, मतलब कि form1.html पेज है, वो वहीं का वहीं रहेगा और उसमें क्वेश्चन मार्क के बाद ये जुड़ जाएगा डेटा। लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है एक्शन इक्वल टू रीड फॉर्म। अभी अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ये रीड फॉर्म कोई भी एक वैलिड यूआरएल है। हमने अभी उसको बनाया नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये कुछ है। तो एक्शन में हमने इसको लिखा है तो सबमिट करते तुरंत ही वहां पे यूआरएल क्या आ जाएगा? रीड फॉर्म, फिर प्रश्नार्थ चिन्ह, फिर आप देख सकते हो एफ नेम इक्वल टू चिराग।
मतलब एफ नेम क्या है, तो कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, उसका नाम मैंने एफ नेम रखा है, देखो यहाँ पे एफ नेम। तो वो हमें देखने को मिल रहा है एफ नेम इक्वल टू चिराग, एन पर्सन मतलब कि दूसरा भी पैरामीटर है सबमिट इक्वल टू सबमिट। तो ये जो क्वेश्चन मार्क के बाद जो पीछे पूरा अपेंड हो गया है डेटा, उसको क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं या तो फॉर्म डेटा कहते हैं। We already know how to create a form. The basic steps to use a form to request data for a servlet includes। अब देखो फॉर्म कैसे बनाते हैं ये तो हम भली भांति जानते हैं, फिर भी जस्ट फॉर रिवीजन यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हैं कि आपको अगर फॉर्म बनाना है तो क्या करना है। आपके HTML पेज में फॉर्म एलिमेंट यूज करना है with action attribute having value as address of the servlet or JSP। मतलब आपको एक HTML का पेज बनाना है, फिर उसमें फॉर्म एलिमेंट यूज करना है, और फॉर्म की जो फॉर्म एलिमेंट में जो एक्शन एट्रीब्यूट है, एक्शन, वहां पे आपको मेंशन करना है सर्वलेट या JSP का नाम। ठीक है। यूज इनपुट एलिमेंट्स टू कलेक्ट यूजर डेटा। फिर आपको फॉर्म के अंदर आपको इनपुट एलिमेंट्स यूज करने हैं, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस, जिसमें आप क्लाइंट का डेटा इनपुट ले सको। प्लेस सबमिट बटन। फाइनली सबमिट बटन रखना है आपको, जिसके जरिए क्लाइंट ने जो डेटा एंटर किया है वो सर्वर तक पहुंचे। इनपुट एलिमेंट्स हो सकते हैं एक से ज्यादा, मतलब कि जितना इनपुट आप क्लाइंट से लेना चाहते हो उतने इनपुट एलिमेंट्स हो सकते हैं। रीडिंग फॉर्म डेटा। अब हम बात करेंगे कि क्लाइंट ने जो डेटा एंटर किया है फॉर्म के अंदर, उसको हम कैसे रीड करें। बिफोर सर्वलेट्स, yes, extracting or reading the information from the form data is a tedious task of server side programming। अब देखो, क्लाइंट जो डेटा एंटर करता है फॉर्म में, वो डेटा सर्वर पे एक्सेस करना थोड़ा एक टेक्निकल कार्य है, और कुछ CGI मतलब कुछ टेक्नोलॉजीज जिसमें ये कार्य होता है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। जैसे कि हम PHP की बात करें तो PHP में हम क्लाइंट का जो डेटा है फॉर्म में जो क्लाइंट ने एंटर किया है डेटा, उसको इजीली रीड कर सकते हैं। लेकिन रीड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रिक्वेस्ट जो है वो पोस्ट है या गेट है। क्योंकि अगर गेट रिक्वेस्ट है तो हम क्या लिखेंगे, $_get ऐसा लिखकर रीड करेंगे, और पोस्ट मेथड है तो $_post ऐसा लिख के हम डेटा को रीड करेंगे। In absence of servlets, the task was carried out by traditional CGI। जब सर्वलेट्स नहीं थी, मतलब जब जावा में ये मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं था, तब ये कार्य कुछ और टेक्नोलॉजीज के द्वारा होता ही था। The data was read in different ways for different type of request, that is get और post। देखो जब सर्वलेट नहीं थी तो बात करें हम दूसरी टेक्नोलॉजीज की जिसमें ऐसा कार्य होता था, तो ऐसी टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे CGI कहा है। CGI मतलब कॉमन गेटवे इंटरफेस। हम सर्वलेट को अभी बाजू में रख दे तो दूसरी टेक्नोलॉजीज में जहाँ पे ये कार्य होता था, तो उसमें गेट प्रकार की रिक्वेस्ट और पोस्ट प्रकार की रिक्वेस्ट के डेटा को रीड करने के लिए अलग अलग सुविधाएं थी। मतलब आपको गेट डेटा को रीड करने के लिए अलग कोड लिखना है और पोस्ट डेटा को रीड करने के लिए अलग कोड लिखना है। We have to cut the pairs at the ampersand, then separate the parameter name from the parameter values। Remember the script given by okay। हाँ, वो क्वेरी स्ट्रिंग में जो डेटा आता है वो पूरा एक साथ होता है। तो कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी भी थी जहां पे आपको वो पूरा डेटा एज एन एरे मिलता है, फिर आपको उसमें से पेयर्स अलग अलग करनी पड़ती है। मतलब वो पूरा जो क्वेरी स्ट्रिंग है या तो फॉर्म डेटा,
पूरा आपको एक साथ मिलता है, उसमें से आपको स्प्लिट करना है पेयर्स, जितने इनपुट एलिमेंट्स है उनकी पेयर बना के फिर आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो थोड़ा कठिन कार्य था। हालांकि पीएचपी की अगर हम बात करें तो पीएचपी में वो इजी है, मतलब कि रिक्वेस्ट गेट की हो तो गेट की प्रकार से हम उसको रीड करेंगे, पोस्ट है तो पोस्ट की तरह से उसको रीड करेंगे। लेकिन जो भी डेटा क्लाइंट ने एंटर किया है उसको हम इजीली डायरेक्ट उसका नाम लिखकर एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कुछ और टेक्नोलॉजीज जो थी तब मार्केट में, उसमें ऐसा नहीं था। उसमें आपको पूरा स्ट्रिंग एक साथ मिलता था जिसमें से आपको डिवाइड करना पड़ता था डेटा कट करके। डू डिकोडिंग, अब कई बार क्या होगा कि जो डेटा पास हुआ है वो एनकोडेड है, तो आपको सर्वर साइड में फिर जो आपका प्रोग्राम है स्क्रिप्ट वहां पे सर्वर पे लिख के रखा है आपने, उसमें आपको डेटा को पहले स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने के बाद फिर डेटा को डिकोड भी करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो डेटा सक्सेसफुली रीड होगा। Moreover, the parameter values can be left empty or a parameter may be repeated. It needs special logic to handle such cases. अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लंबा, मतलब काफी बड़ा फॉर्म बनाया है आपने और उसमें बहुत सारी टेक्स्ट आपने क्लाइंट से इनपुट करवाई है, तो हो सकता है कई बार क्लाइंट जो जो डेटा कंपलसरी नहीं है उसको एंटर ना भी करें। तो कुछ डेटा क्लाइंट ने एंटर किए हैं, कुछ टेक्स्ट बॉक्स लेफ्ट कर दिए हैं एम्प्टी। तो तब क्या होगा कि इन टेक्नोलॉजीज में ये आइडेंटिफाई करना कि कौन से एम्प्टी है या फिर एम्प्टी है, तो उनको जब आप रीड करोगे तब एरर आ जाएगी। तो वहां पे आपको स्पेशल लॉजिक इंप्लीमेंट करना पड़ता था कि जो एम्प्टी है उसको हम क्या करें, बाईपास करें या फिर उसके लिए हम क्लाइंट को एरर दें, जो भी है। तो ये सभी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होते थे सर्वलेट के आने से पहले। हम अभी बात करेंगे सर्वलेट की, लेकिन ये जो अभी हमने जो कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए वो क्या है बिफोर सर्वलेट्स, मतलब जब मार्केट में ये जावा की टेक्नोलॉजी नहीं थी तब और टेक्नोलॉजीज थी मार्केट में कि जिसके द्वारा ये फॉर्म डेटा को रीड किया जा सकता था। लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ दिक्कतें होती थी, या तो थोड़ा कम्बरसम टास्क भी था। अब ये जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स बताई उन सबको काफी हद तक अच्छे आंसर दिए गए हैं सर्वलेट में। Servlet has better answers to these above tedious parsing. क्या है, क्या सुविधा है सर्वलेट के अंदर, वो अभी हम देखेंगे। रीडिंग फॉर्म डेटा फ्रॉम सर्वलेट। You are absolutely correct. Servlet has a nice feature of reading all the form data. All the form parsing is handled automatically. अब यहाँ पे सर्वलेट में क्या होता है कि क्लाइंट जो डेटा एंटर करता है फॉर्म के अंदर वो ऑटोमेटिकली पार्स होके हमें मिलता है, तो हमें पार्सिंग नहीं करना पड़ता, हमें केवल पैरामीटर का नाम लिखना पड़ता है और हमें उसकी वैल्यू मिल जाती है। हमें तो ये भी जानने की जरूरत नहीं, मतलब ये भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि भाई ये रिक्वेस्ट गेट टाइप की है या पोस्ट टाइप की है। जो भी है, रिक्वेस्ट चाहे गेट टाइप की हो या पोस्ट टाइप की हो, डेटा को रीड करने का मैकेनिज्म सेम रहेगा यहाँ पे सर्वलेट में। As a programmer, we just need to call the methods like get parameter values, and get parameter name for retrieving name of the parameter. देखो यहाँ पे सर्वलेट में हमारे पास कुछ मेथड्स अवेलेबल है जिसके जरिए हम इजीली क्लाइंट के एंटर किए गए डेटा को रीड कर सकते हैं। सी गेट पैरामीटर, अब चाहे सबमिशन की मेथड गेट हो या पोस्ट हो, आप इजीली उसको रीड कर सकते हैं पैरामीटर को इस मेथड के जरिए। कौन सी मेथड के जरिए? गेट पैरामीटर। देन गेट पैरामीटर वैल्यूज। गेट पैरामीटर से क्या होगा, आपको केवल एक पैरामीटर की वैल्यू रीड करने को मिलेगी। और गेट पैरामीटर वैल्यूज से क्या होगा, अगर एक पैरामीटर की मल्टीपल वैल्यूज है, जैसे कि आपने क्लाइंट को लिस्ट दिया है जिसमें से वो मल्टीपल आइटम सिलेक्ट कर सकता है, तो ऐसे केस में आपको ये गेट पैरामीटर वैल्यूज मेथड उपयोगी होगी।
और गेट पैरामीटर नेम, पैरामीटर का अगर आप नाम जानना चाहते हो तो उसके लिए ये मेथड है गेट पैरामीटर नेम। तो शुरू करते हैं हम इन मेथड्स का उपयोग। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस मेथड को, गेट पैरामीटर। किसी भी पैरामीटर मतलब कि फॉर्म में जो इनपुट एलिमेंट है जिसमें क्लाइंट ने डेटा एंटर किया है उसको हम कैसे रीड करें वो हम सबसे पहले आज देखेंगे। We can use the get parameter method or HTTP servlet request to read the value of a particular parameter. The syntax of this method is as follow. देखो, मेथड का नाम है गेट पैरामीटर और उसमें आपको आर्ग्यूमेंट पास करनी है स्ट्रिंग। अब जो आर्ग्यूमेंट आप इसमें पास करोगे ना स्ट्रिंग, वो क्या होगा, फॉर्म में जो इनपुट एलिमेंट है ना उसका नाम, और ये मेथड आपको रिटर्न करेगी स्ट्रिंग। जो रिटर्न करेगी स्ट्रिंग उसमें क्या होगा, आपने यहां पे जो पैरामीटर पास किया है उसकी वैल्यू। इट नीड्स द नेम ऑफ द पैरामीटर एज आर्ग्यूमेंट। यहां पे आपको आर्ग्यूमेंट क्या पास करनी है, पैरामीटर का नेम। वी हैव टू एग्जैक्टली यूज द सेम केस टाइपिंग द नेम ऑफ द पैरामीटर एज इट इज यूज्ड इन द फॉर्म। फॉर्म में फॉर्म में एंट्री करते वक्त फॉर्म में एंट्री करते वक्त जिस तरह से आपने लिखा है उस एलिमेंट का नाम, है ना, आपको एग्जैक्टली उसी तरह से यूज करना है। फॉर्म में जब आपने एलिमेंट को डिफाइन किया तो जो उसका नाम रखा था आपने, एग्जैक्टली उसी केस में आपको यहाँ पे एंटर करना है, तब जाके डेटा प्रॉपरली रीड होगा। ये आपको खास ध्यान में रखना है। The method returns the value of the parameter as string object. If the parameter does not exist, it returns null. क्या लिखा यहाँ पे कि ये मेथड आपने जो पैरामीटर का नाम पास किया है उसकी वैल्यू रिटर्न करती है, लेकिन अगर पैरामीटर अस्तित्व में नहीं है, अगर पैरामीटर उपलब्ध नहीं है तो ये मेथड रिटर्न करेगी नल। It returns an empty string if the parameter exists but left empty by the client. पैरामीटर है लेकिन एम्प्टी है। देखो ध्यान से समझना, पहले क्या कहा यहाँ पे कि इफ द पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट इट रिटर्न्स नल। मतलब गेट पैरामीटर मेथड को कॉल करते हो आप, उसमें आर्ग्यूमेंट पास करोगे पैरामीटर का नाम। अगर वो पैरामीटर फॉर्म में है, अगर वो इनपुट एलिमेंट फॉर्म में है तो आपको उसकी वैल्यू क्लाइंट ने जो एंटर की है वो मिलेगी। लेकिन सपोज गलती कर दी आपने, पैरामीटर का नाम लिखा, उस नाम का कोई पैरामीटर है ही नहीं, तो ये मेथड रिटर्न करेगी नल। और अगर पैरामीटर है लेकिन क्लाइंट ने उसमें डेटा एंटर नहीं किया है तो ये मेथड आपको रिटर्न करेगी एम्प्टी स्ट्रिंग। रीडिंग मल्टीपल वैल्यूज। अब देखो, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको कि एक पैरामीटर की एक से ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती है। जैसे कि चेक बॉक्सेस है जिसके नाम हमने समान रखे, या फिर मल्टीपल सिलेक्ट लिस्ट है जहां पे क्लाइंट मल्टीपल लिस्ट आइटम्स सिलेक्ट कर सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि एक जब हम लिस्ट लेंगे तो लिस्ट का नाम केवल एक ही होगा, लिस्ट का नाम एक ही होगा, लेकिन उसमें वैल्यूज एक से ज्यादा क्लाइंट ने सिलेक्ट की होगी, लेकिन उस पूरे लिस्ट का नाम तो एक ही रहेगा। तो उसकी जो वैल्यूज है कि जो क्लाइंट ने एंटर की है वो हमें एज एन एरे यहाँ पे मिलेगी, लेकिन एक ही नाम के अंडर मिलेगी। In case the same name is used for more than one parameters, the following method is useful. Get parameter values. It returns an array of string which contains value of each parameter with the same name. अब देखो get parameter values, और यहाँ पे आपको पास करना है नाम, उस लिस्ट का नाम। इससे क्या होगा कि क्लाइंट ने
जितनी भी आइटम सिलेक्ट की है उतनी आइटम्स का एरे बन के आपको रिटर्न मिलेगा। इफ द पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट इट रिटर्न्स नल। इफ द पैरामीटर एग्जिस्ट ओनली वंस रिटर्न वन एलिमेंट एरे। अब यहाँ पे इस केस में अगर पैरामीटर अवेलेबल नहीं है, जो आपने नाम लिखा उस नाम का पैरामीटर नहीं है, तो ये मेथड रिटर्न करेगी नल। और अगर एक एलिमेंट है उस नाम का तो एक एलिमेंट का एरे बना के देगी। मतलब ये जो मेथड है गेट पैरामीटर वैल्यूज, और पहले जो मेथड देखी हमने वो गेट पैरामीटर, ये दोनों ही मेथड का इस्तेमाल करके हम HTML फॉर्म में क्लाइंट ने जो डेटा एंटर किया है उसको हम रिसीव कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल, वही फॉर्म है जो हमने पहले थोड़ी देर पहले देखा था, और इस फॉर्म को सेव कहाँ पे किया है, रूट फोल्डर में। कहाँ पे सेव किया है, रूट फोल्डर में, एप्लीकेशन के रूट फोल्डर में। और अगर आप गौर से देखो तो इस फॉर्म में एक्शन इज इक्वल टू क्या लिखा है, रीड फॉर्म। इस फॉर्म में एक्शन इक्वल टू क्या लिखा है, रीड फॉर्म। ओके, अब ये रीड फॉर्म यहाँ पे क्यों लिखा है वो हम अभी थोड़ी देर में जान जाएंगे। ओके, रीड फॉर्म ऐसा लिखा है। फिर नेम, नेम इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू एफ नेम, साइज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हमने क्लाइंट को एक इनपुट एलिमेंट दिया है जिसका नाम हमने रखा है एफ नेम। देखो इस इनपुट एलिमेंट का प्रकार है टेक्स्ट, लेकिन इसका नाम हमने क्या दिया है, एफ नेम। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, नेम इक्वल टू सबमिट एंड वैल्यू इक्वल टू सबमिट, ये सबमिट बटन। अब ये हमारा फॉर्म है जो थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था, जिसमें केवल एक टेक्स्ट बॉक्स है और नीचे सबमिट बटन है। अब हम सर्वलेट लिख रहे हैं कि जिसके जरिए हम उस डेटा को रीड करेंगे। ठीक है, पब्लिक क्लास रीड फॉर्म डेटा एक्सटेंस HTTP सर्वलेट। अब यहाँ पे हमने ये सर्वलेट लिखी कि जो HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करती है। शुरू में हमने कुछ पैकेजेस इंपोर्ट किए हैं, वो तो हम अभी करते ही, हमें पता है सर्वलेट का प्रोग्राम लिखते हैं तब java.io, javax.servlet, javax.servlet.http, फिर रीड फॉर्म डेटा एक्सटेंस HTTP सर्वलेट। डू गेट मेथड को ओवरराइड किया। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हमने यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट पास की, थ्रोज IO एक्सेप्शन एंड सर्वलेट एक्सेप्शन। प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। ये मतलब कि हम क्लाइंट को जो रिस्पॉन्स भेजना चाहते हैं उसके लिए हमें प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। एक्चुअली वो हम रिस्पॉन्स के ऊपर से रिट्रीव करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। यहाँ पे जो रिस्पॉन्स लिखा है RES, वो एक्चुअली यहाँ पे डू गेट के अंदर जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है RES वो है। ठीक है, फिर मैंने रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप किया टेक्स्ट HTML। मतलब क्लाइंट को जो मैं रिस्पॉन्स भेजने वाला हूं वो HTML टाइप का है। अब देखो, वो जो फॉर्म क्लाइंट हमने बनाया, क्लाइंट के समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे, उस फॉर्म में एक टेक्स्ट बॉक्स होगा जहां पे हम क्लाइंट को बोल रहे हैं कि भाई आप अपना नाम एंटर करो। उस उस फॉर्म में ये जो इनपुट एलिमेंट है उसका नाम क्या है, एफ नेम। अब मुझे इस सर्वलेट के जरिए फॉर्म में क्लाइंट ने जो डेटा एंटर किया है, मतलब कि अपना नाम, उसको रीड करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। ये जो गेट पैरामीटर मेथड है वो रिक्वेस्ट की मेथड है। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, फिर डबल कोट्स में क्या लिखा, एफ नेम। वहां पे जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम था वो यहाँ पे रखा है। तो अगर क्लाइंट ने टेक्स्ट बॉक्स में डेटा एंटर किया है तो वो डेटा मुझे मिलेगा, और मैं किस में स्टोर कर रहा हूँ, वो नेम नाम के वेरिएबल में। अगर क्लाइंट ने डेटा एंटर नहीं किया है, एम्प्टी रखा है, तो इस वेरिएबल में एम्प्टी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखो मैं प्रिंट कर रहा हूं हेलो
नेम, नेम में जो भी वैल्यू आई है, मतलब क्लाइंट ने डेटा एंटर किया है तो कुछ आया होगा, और क्लाइंट ने अगर कुछ एंटर नहीं किया है तो वहां पे एम्प्टी होगा। मैं जो भी है वहां पे डिस्प्ले कर रहा हूँ हेलो नेम। अब देखो, क्लाइंट डेटा एंटर करता है, सबमिट पे क्लिक करता है, और जैसा ही वो सबमिट पे क्लिक करता है तो यहाँ पे रीड फॉर्म, एफ नेम इक्वल टू चिराग, सबमिट इक्वल टू सबमिट, और यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो हेलो चिराग। तो यूआरएल जो है वो रीड फॉर्म क्यों आया वहां पे, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्शन इक्वल टू रीड फॉर्म लिखा है, और रीड फॉर्म आया तो सही, और रीड फॉर्म के आने से रन क्या हुआ, हमारी सर्वलेट हेलो चिराग। ये तो कहाँ पे लिखा है मैंने, हेलो सर्वलेट के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्म जब सबमिट हुआ तो सर्वलेट रन हुई, और सर्वलेट ने क्या किया, फॉर्म में जो डेटा एंटर हुआ है उसको रीड भी किया। ठीक है, तो अब तक के डिस्कशन में किसी को कोई डाउट है? सर यस। सर वो क्या कहते हैं सर्वलेट का तो हम लोग प्रोग्राम जो है वो क्या कहते हैं क्लासेस नाम के फोल्डर में स्टोर करते हैं। वैसे हमको HTML के लिए भी कोई फोल्डर बनाना पड़ेगा या डायरेक्टली रूट फोल्डर में डाल देंगे तो चलेगा? रूट में, अभी अभी के लिए रूट में रखेंगे। मैंने बताया ना यहाँ पे, ये जो आपका HTML का पेज है ना, ये HTML दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर। उसको कहाँ पे सेव किया है, रूट फोल्डर में। रूट नाम के। या हमारी एप्लीकेशन में देखो, वेब एप्स में रूट नाम का फोल्डर होता है ना, हाँ सर। उसके अंदर। ओके सर। सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, फिर वेब एप्स, फिर रूट फोल्डर होता है उसके अंदर। उस रूट फोल्डर के अंदर ही इसको सेव किया है, HTML का डेटा ना सर? HTML की फाइल को। ओके सर, थैंक यू। देखो आपको बताता हूं अभी। देखो ये सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, उसके अंदर अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, टॉमकेट 8.5, वेब एप्स, रूट, और रूट के अंदर उस HTML फाइल को सेव किया है। देखो ये दिखाई दे रहा है आपको HTML? यस सर। हाँ, यहाँ पे बाहर कहाँ पे किया है इसको, रूट नाम के फोल्डर में। वेब एप्स में रूट नाम के फोल्डर में, फर्स्ट डॉट HTML। इसलिए देखो इसको रन करते वक्त क्या लिखा है, कहाँ गया वो फॉर्म रन करवाया था ना हमने, यस ये वाला। फॉर्म को जब हम बेसिकली रन करवाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, localhost:8080/form1.html। ये जब हमने परसों, मतलब कि लास्ट सेशन में जब हमने अपना डेमो दिया था मैंने, तब भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि आपको HTML के पेज को भी सर्वर में रखना है, और उसको रन करवाने के लिए आपको क्या लिखना है,
एक्चुअली मेरे सर्वर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, इसलिए ये अभी सभी सभी पेजेस में एरर दे रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, बट यहाँ पे आप देख सकते हो पीपीटी में मैंने आपको बताया है, परसों भी हमने ये रन करके देखा था कि हाँ सर वो हाँ सर वो मेरे को याद है, बट मैं तो भूल गया था कि वो HTML का लोकेशन जो है वो कहाँ सेव करना है नहीं, सर। हाँ आप सही हो। यहाँ पे अभी जो मैंने आपको बताया कि हम अभी उसको मैंने कहाँ पे रखा कि भाई रूट नाम के फोल्डर में। रूट नाम के फोल्डर में। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहो तो चीजों को अलग अलग करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि रूट में HTML नाम का फोल्डर बनाओ, उसके अंदर उस फाइल को रखो। HTML की जितनी फाइल्स है उसको ऐसे एक फोल्डर के अंदर रखो। फिर JSP के लिए भी ऐसा एक फोल्डर बनाओ, उसके अंदर JSP के पेज रखो। तो फिर क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे HTML का फोल्डर बना के उसके अंदर आप HTML की फाइल को रखते हो, तो आपको रन करते वक्त यहाँ पे ध्यान ये देना है कि रन करते वक्त आपको वो फोल्डर का नाम मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का नाम जो भी है, फिर जाके आपकी फाइल का नाम, मतलब HTML फाइल का नेम। मैंने बताया नहीं, यहाँ पे अभी कुछ प्रॉब्लम हुई है मेरे सर्वर में, इट्स वाई ये रन नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा करने से हमने परसों देखा था कि ये रन हो रहा था। ठीक है, हाँ सर, थैंक यू। ओके। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो हमने यहाँ पे अभी मैंने आपको यहाँ पे पीपीटी में एग्जांपल बताया कि एक फॉर्म के डेटा को हम कैसे रीड, मतलब सिंगल डेटा को कैसे रीड कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल में लेकर बताया मैंने आपको। इसमें एक चीज आपको नोटिस करनी है, ठीक है। देखो ये हमारा HTML का फॉर्म है, हमने एक्शन मेंशन की है, फिर ये सर्वलेट मैंने लिखी, और फिर सर्वलेट के अंदर मैंने क्या लिखा, फॉर्म के डेटा को रीड करने का कोडिंग लिखा यहाँ पे मैंने सिंगल लाइन में। और जब मैंने फॉर्म को सबमिट किया तो सर्वलेट रन हुई और उसने डेटा को रीड भी किया। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है फ्रेंड्स, सबको दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन? हाँ सर वो सर्वलेट वाला। क्या दिखाई दे रहा है सबको? सर्वलेट टैग, उसके अंदर सर्वलेट नेम, बाद में सर्वलेट क्लास हाँ, वाला टैग, वेब सर्वलेट वेब टैग डॉट और। एक्सएमएल फाइल, वेब डॉट एक्सएमएल फाइल दिखाई दे रही है ना? हाँ सर। अब देखो, आपको क्या करना है, सर्वलेट टैग लिखना है ना? क्योंकि जब भी हम किसी सर्वलेट को रन करवाना चाहते हैं तो उसको हमें एक कस्टम यूआरएल देना पड़ता है। इसको मैं नाम देता हूं अब देखो हमने यहाँ पे जो सर्वलेट बनाई है इसका नाम क्या है, रीड फॉर्म डेटा। इस सर्वलेट का क्लास का नाम क्या है, रीड फॉर्म रीड। डेटा। तो वो नाम मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, रीड फॉर्म डेटा। जो केस मैंने यहाँ पे यूज किया है उसी केस में यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी चीज सर्वलेट सर्वलेट मैपिंग। या मैपिंग, और उसके अंदर सर्वलेट नेम एंड URL पैटर्न। यस, सर्वलेट नेम तो वही रहेगा जो हमने पहले लिखा है वो, और फिर URL पैटर्न। अब पैटर्न में मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे HTML फॉर्म में एक्शन में मैंने जो लिखा है, क्या लिखा है एक्शन में, रीड फॉर्म, है ना? रीड फॉर्म, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, रीड फॉर्म। जब मैंने इस तरह से ये यहाँ पे रीड फॉर्म लिखा, तो ये रीड फॉर्म क्या हो गया, इस सर्वलेट को रन करने के लिए यूआरएल। कौन सी सर्वलेट को रन करने के लिए, रीड फॉर्म डेटा। रीड फॉर्म डेटा मतलब कि ये सर्वलेट, रीड फॉर्म डेटा, ये सर्वलेट रन होगी। कब रन होगी, जब
इस प्रकार का यूआरएल आएगा रीड फॉर्म तब, और फिर हमने फॉर्म में क्या मेंशन कर दिया, एक्शन में रीड फॉर्म। इसका मतलब कि ये फॉर्म जब सबमिट होगा तो यूआरएल कौन सा आ जाएगा, रीड फॉर्म, और ये रीड फॉर्म किसका यूआरएल है, अपनी इस सर्वलेट का। तो जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा ये सर्वलेट रन होगी और क्लाइंट ने जो डेटा एंटर किया है उसको वो रीड करेगी। इसका मैं आपको पूरा डेमोस्ट्रेशन भी दूंगा एक सेशन में, लेकिन अभी केवल जब हम थियोरी में डिस्कस कर रहे हैं तो आपको समझाने के लिए मैंने ये यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज का डिस्कशन हम यहीं तक रखेंगे। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है। नो सर, नो डाउट। एनीबडी एल्स? नो सर, नो सर। देखो अभी मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि राइट नाउ इट इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ द सिलेबस